अब मज़ीद जान लेते हैं शैडो प्राइसिंग की प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने शैडो प्राइसिंग की प्रॉब्लम देखी थी, जो कि एक कंपनी की प्रॉब्लम हमें अवेलेबल थी और जो पहली रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने स्लैक कैलकुलेट करना था तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए, उसको हमने फुलफिल कर लिया था। और यहाँ पे हमने उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व किया था, जिसके मुताबिक हमने डिपार्टमेंट ए के लिए देखा कि टोटल रिक्वायर्ड ऑर्स हैं 11,000, जबकि कंपनी को 11,000 ऑर्स ही अवेलेबल हैं। तो मतलब कंपनी को डिपार्टमेंट ए बाउंड कर रहा है कि उसने 11,000 से ज़्यादा ऑर्स उसको अवेलेबल नहीं होंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो हमने कहा था कि ये फैक्टर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, जो कॉन्स्ट्रेंट है वो कंपनी को बाइंड कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वहां पर शैडो प्राइसिंग हो सकती है। इसी तरह डिपार्टमेंट बी के लिए भी 9,000 ऑर्स जो है वो रिक्वायर्ड थे और 9,000 ऑर्स ही अवेलेबल भी थे। यहाँ पर भी शैडो प्राइसिंग हो सकती थी। जबकि डिपार्टमेंट सी में 10,200 ऑर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थे और 12,000 ऑर्स अवेलेबल थे। यहाँ पर 18,000 का जो गैप था उसको हमने कहा कि ये स्लैक है, मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है और तो वन एक्स्ट्रा और कंपनी को नहीं चाहिए। तो जब एक्स्ट्रा और नहीं होगा तो उसके लिए हम शैडो प्राइसिंग भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अब मजीद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने शैडो प्राइस कैलकुलेट करनी है 1 घंटे की डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट सी की। तो यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन परफॉर्म करेंगे जिसमें शैडो प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो शैडो प्राइस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा और का इम्पैक्ट देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा और का कंट्रीब्यूशन पर क्या इम्पैक्ट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम उन ऑर्स को लिखेंगे डिपार्टमेंट ए के जो कि अवेलेबल हैं। तो हमने डिपार्टमेंट ए के लिए करना है, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ए को मेंशन कर देंगे क्योंकि हमने डिपार्टमेंट सी के लिए भी शैडो प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड वर्किंग है जो कि 11,000 ऑर्स अवेलेबल हैं। अगर इस अवेलेबिलिटी में हम ये कह दें कि 1 और को हम मजीद ऐड कर दें, क्योंकि हमने 1 और की शैडो प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो 1 और को अगर हम मजीद ऐड कर दें तो ये हमारे पास कितने ऑर्स हो जाएंगे, ये हमारे पास टोटल ऑर्स जो हो जाएंगे वो इंक्रीज होके 11,001 ऑर्स हो जाएंगे। अब हमने इस 1 जो हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा और उसकी हमने देखनी है कि उसकी शैडो प्राइस क्या है। उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन न्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा शैडो प्राइस के मुताबिक, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शैडो प्राइसिंग का एक कॉन्स्ट्रेंट हम बना लेंगे जिस तरह से हम लिमिटिंग फैक्टर में बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम देखेंगे कि 8x प्लस 10y ये कहाँ से आया, ये 8x डिपार्टमेंट ए का प्लस 10y प्रोडक्ट y का 10 आवर्स पर यूनिट इज इक्वल्स टू 11,000 आवर्स अवेलेबल। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमने आवर्स जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं, 11,001 आवर्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे 8x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 11,001 आवर्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने ये कहा था कि जो बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट है वो है डिपार्टमेंट बी का। तो यहाँ पे तो दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे वो डिपार्टमेंट बी की बनाएंगे जिनमें 4x है प्लस 10y है इज इक्वल्स टू 9,000। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट को इंक्रीज करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन की यूनिट को इंक्रीज नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि x का कितना आ रहा है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हमने इकट्ठे सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को लेस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को लेस कर देंगे। अब इसको जब एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 4x है उसके साथ माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये 8 में से 4 चले गए तो ये 4x बच जाएगा, प्लस y जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 10y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और 11,001 में से हम 9,000 को लेस कर देंगे। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ क्योंकि माइनस करना है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये अब माइनस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी हम
कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन है तो ये भी चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब हम जब इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 8x में से अगर 4x को लेस करें तो ये 4x आ जाएगा। अब एक प्लस 10y है, दूसरा माइनस 10y है, रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा और ये इक्वल हो जाएगा 11,001 में से जब हम 9,000 को रिड्यूस करेंगे तो ये 2,001 हमारे पास और अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब जो इक्वेशन बन गई है वो 4x इज इक्वल्स टू 2001 बन गई है। अब हम इसको यहाँ पर मजीद देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई होके x इज इक्वल्स टू 2001 और यहाँ 4 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये अब जो x आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 500.25 यूनिट्स। मतलब अब यूनिट्स में x के यूनिट्स में जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन है उससे 0.25 यूनिट्स का इंक्रीज हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि एक x हमारे पास आ चुका है। अब y को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में। तो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और उसमें x को पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे 8x की जगह पर 500.25 आ जाएगा प्लस 10y जो है वो सेम रहेगा इज इक्वल्स टू 11,001। अब जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो y की जो यूनिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 699.9 यूनिट्स। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.25 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है जबकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन के मुताबिक हमें 7,000 यूनिट्स y की अवेलेबल हैं तो y की यूनिट्स में रिडक्शन आ रही है। 69.9 यूनिट्स हो चुके हैं y के। तो अब हमने इन्हीं यूनिट्स पर नया कंट्रीब्यूशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। अब नए कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो x और y के न्यू यूनिट्स आई हैं उनको x और y के सामने लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को देखें तो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है 4 और 8। इस कंट्रीब्यूशन को हम चेंज नहीं करेंगे, हमने कहा था कि जो लिमिटिंग फैक्टर है उसकी यूनिट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 11,001 उसी को ऐड करके न्यू यूनिट्स कैलकुलेट कर ली हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम वही वाला लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है, ओरिजिनल वाला। अब हमने क्या करना है कि इस 500.25 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से जो कि 2001 आ जाता है। इसी तरह से y के लिए भी हमने उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेना है और अब हमने इस कंट्रीब्यूशन को टोटल कर लेना है। टोटल के लिए हम x और y दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लेंगे तो 7600.20 रुपीस का टोटल न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये तो है न्यू कंट्रीब्यूशन। अगर हम ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में हम यूनिट्स जो हैं उनको चेंज कर देंगे। तो ओरिजिनल यूनिट्स जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन से आई थी वो थी 500x की और 700y की। अब हमने वही कंट्रीब्यूशन 4 और 8 पर यूनिट को यहाँ पर लिख देना है। जब हम इस कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7600 रुपीस का टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू कंट्रीब्यूशन और ओल्ड कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा फर्क है जो कि 0.20 का है। अब इस फर्क को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अब यही जो फर्क होगा ओरिजिनल और न्यू कंट्रीब्यूशन में यही हमारे पास शैडो प्राइस कहलाएगा। क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी कंपनी की कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज होगा या उसका जितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो एक एक्स्ट्रा यूनिट की शैडो प्राइस होगी। तो यहाँ पे हम शैडो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि न्यू कंट्रीब्यूशन में से ओल्ड कंट्रीब्यूशन को लेस कर देंगे। तो अगर न्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो वो हमारे पास 7600.20 रुपीस का आ रहा है और अगर इसमें लेस कर इसमें से ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन तो वो हमारे पास 7600 का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो जब 7600.2 में से हमने 7600 को लेस करना है तो ये आ जाएगा 0.20 रुपीस की शैडो प्राइस जो कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है एक लिमिटिंग फैक्टर की यूनिट को ऐड करने का।
तो डिपार्टमेंट ए में क्योंकि स्लैक मौजूद नहीं था, इसलिए जो शेडो प्राइस हमने कैलकुलेट की है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर के एक एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड करने से जो हमारे कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज आया है, वो शेडो प्राइस आई है 0.20 पर यूनिट की। तो अगर इसकी वर्थ देखी जाए तो कंपनी ये कह सकती है कि कंपनी अपने स्कार्स रिसोर्स को बढ़ा दे या अपने लिमिटिंग फैक्टर के एक यूनिट को ऐड कर दे तो उसको कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज मिलेगा। इसी तरह से अब हम अगर रिक्वायरमेंट की दूसरे पॉइंट को क्लियर करें तो वो हमारे पास आता है डिपार्टमेंट सी का। अगर डिपार्टमेंट सी में आए तो डिपार्टमेंट सी के लिए हमने यहाँ पर देखा था कि कोई शेडो प्राइसिंग कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी को स्पेसिफिकली लिमिटिंग फैक्टर को हासिल करने की, लिमिटिंग फैक्टर को अवेलेबल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्लैक अवेलेबल है। तो जहां पर स्लैक होगा वहां पर हम ये कह देंगे कि शेडो प्राइस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा और उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब एक्स्ट्रा और ऐड नहीं होगा तो उससे रिलेटेड कोई कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1800 आवर्स का स्लैक है, 1800 एक्स्ट्रा आवर्स हैं जिनसे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आने वाला नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कंपनी से रिड्यूस होने वाला है। इसलिए शेडो प्राइस जो है वो 0 ही रहेगी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लिमिटिंग फैक्टर की या बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट की एक यूनिट को, एक एक्स्ट्रा यूनिट को इंक्रीज कर देता है तो उसके थ्रू शेडो प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होती है, और हमने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया और शेडो प्राइसिंग को सीख लिया।